नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी के लिए ये खराब समय है क्योंकि एक के बाद एक पत्ते पिटते जा रहे हैं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने पूछा, अगर यही परिस्थितियां रहीं तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? अमित शाह कब तक मुंह फुलाए रहेंगे? रोचक बातचीत है, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन है आपका केपी मलिक साहब। हार्दिक अभिनंदन 4 PM न्यूज नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज शर्ट नहीं चमक रही है बिल्कुल भी आपकी। अब मैं छुपा मैं ही लीजिए। नहीं चमक रहा, मैं ही नहीं चमक रहा। आपने नज़र मार दी तो बम्बई में मुझे बिना चमक के रहना पड़ रहा है। मलिक साहब, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिस पे मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी। मैं अपने ज़िंदगी में जितने लोगों से मिला हूँ आज तक, उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति मुझे नज़र आया है तो उसका नाम सैम पित्रोदा है। और जब मैं पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, तब मुझे याद आया है कि इंडिया में पहली बार मैं और आप जिस नेटवर्क से बात कर रहे हैं मोबाइल लाने में, उसमें सैम पित्रोदा ना होते तो शायद आज भारत बहुत कहीं पीछे होता। उनको संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। शिकागो में रहते हैं, लगभग 84 साल के हैं और आज भी दुनिया के ना जाने कितने देश उनका सम्मान करते हैं। उनके ऊपर ना जाने कितनी डॉक्टरेट की हुई है। लेकिन चौथी पास राजा को अपना गुरु बताने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सैम पित्रोदा पे। ये कहा है कि साहब, जब विदेश आते हैं राहुल गांधी तो उनका खर्चा सैम पित्रोदा उठाते हैं। और सैम पित्रोदा का विदेशी संगठनों से बड़ा योगदान है इनका नेटवर्क कराने में, भारत को तोड़ने में। अब सांसद हैं निशिकांत दुबे, आरोप लगाने में माहिर हैं। अखिलेश यादव पे आरोप लगाए थे, अखिलेश यादव ने मुकदमा कर दिया, माफी मांगी। लेकिन सैम पित्रोदा पर जब आरोप लगे तो मुझे थोड़ा सा दुख इसलिए हुआ कि जे एक इंसान जिसने भारत का नाम इतना ऊंचा किया, पद्मश्री और कौन कौन से दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, मेरे लिए बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं। और इनका इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पूरे दुनिया में संगठन बहुत मजबूती से खड़ा है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो सैम पित्रोदा साहब ने कहा वहाँ के लोगों को, संजय आ रहे हैं, और सैम पित्रोदा साहब के कई मित्र मुझसे मिलने आए वहाँ पे। मैंने ना जाने कितने इंटरव्यू किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब किसी इंटेलेक्चुअल आदमी से बात करनी हो तो मैं सैम पित्रोदा साहब से बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी बड़ी चिढ़ लगती है। मैंने चुनाव में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के अंकल सैम पित्रोदा। और जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका ने मुझे बोलने के लिए बुलाया था, जब भारत सरकार ने मेरा वीज़ा नहीं होने दिया था, तो सैम पित्रोदा जी ने मेरे सम्मान में शिकागो में पहली तैयारी करी थी, एक छोटा-सा सम्मेलन करने के लिए। वो मुझे इतना हिस्से देते हैं, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और किसी इंसान की योग्यता के अनुसार उसको आँका जाना चाहिए। क्या-क्या अनुसंधान किए उस आदमी ने, कितना संचार क्रांति करी। और निशिकांत दुबे, ये बिना पढ़े-लिखों की पार्टी है सच में, जिनका मानसिक स्तर इतना दिवालिया है कि कुछ भी कहूँ तो बुरा लगता है। ये सैम पित्रोदा पे ऐसे छिछोरे आरोप लगाना, ये पूछना राहुल गांधी का खर्चा विदेश में कौन उठाता है? केपी मलिक साहब, क्या कहा जाए? बात की जाए या हंसा जाए इनके मानसिक दिवालियापन पे? क्या लगता है? संजय जी देखिए, इसको आप उस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति मुंह उठा के सूरज पर थूकने का प्रयास कर रहा हो, तो वो थूक जाहिर सी बात है उसके मुंह पे गिरेगा जाके। पहली बात, आपने खुद ही ये कहा कि इन्होंने अखिलेश यादव पे आरोप लगाए और माफी मांग ली। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इनका विश्लेषण करें, इनके बारे में जांच पड़ताल करें, ये कितने बड़े विद्वान हैं, क्या हैं, इनकी तमाम हिस्ट्री सबके पास है और सब जानते हैं। मुझे तो खुद ही उचित नहीं लगता कि इस तरह के लोगों के विषय में हम बैठ के यहाँ चर्चा करें। हमारे पास इतने विषय हैं चर्चा करने के, इतने सब्जेक्ट हैं, और हम इनके एक वक्तव्य पर चर्चा करें। ये तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के अश्वत्थामा है। अस्थामा मारा गया, अस्थामा मारा गया, ये क्या है? उलझाने के लिए है। राहुल गांधी का और इनका कुछ मैच है क्या? राहुल गांधी की टक्कर जो है मोदी जी से है, राहुल गांधी की टक्कर अमित शाह से है। राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने आज तक निशिकांत दुबे का इस्तीफा मांगा है क्या? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप जिस महान हस्ती की बात कर रहे हैं, मैं मुझे जितनी जानकारी है और मैंने जितना पढ़ा है, तब तो हम आए भी नहीं थे ढंग से पत्रकारिता में। मैंने घटना सुनाई थी, आपके चैनल पे भी सुना चुका हूं पहले, आज दोबारा सुनाता हूं कि राजीव गांधी
एक गांव में पहुंचे थे और वो अमेठी भी जाते थे, बाकी जगह भी जाते थे और मुझे शायद जानकारी वो है कि संजय सिंह उनके साथ थे अमेठी वाले और वो एक गांव में गए और एक वहां पे बड़े बड़ के पेड़ के नीचे वो बैठे और वहां सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा किसी के पास सिगरेट की डब्बी है तो कहीं जाओ, जैसे गांव के लोग, अरे भैया ये राजीव गांधी सिगरेट पियेंगे क्या? तो चर्चा इस तरह की वो बड़बड़ाने लगे आपस में। फिर कहा है कि वो, हाँ साहब हमारे पास शेर छाप है। शेर छाप एक पीले कलर की छोटी डब्बी होती थी, बोला लाइए। उन्होंने कहा देखिए ये डब्बी थोड़ी छोटी है, इससे एक बड़ा डब्बा इस टाइप का मैं चाहता हूं कि एक फोन आता है, वो फोन आपके पास रहे और आप भारत में ही नहीं दुनिया में कहीं भी बात कर लें। ये हम बहुत जल्दी परिकल्पना इस बात की कर रहे हैं, ये शुरू होगा। लोग हंस पड़े, मजाक किए, है कैसे होगा, वहां ढंग से फोन ही नहीं लगे थे लैंडलाइन वाले और ये हवाई बातें कर रहे हैं इस तरह की। उससे वो जो उन्होंने बात कही थी उसके पीछे सैम पित्रोदा थे। दूसरा संजय जी, मैं अगर आपको बताऊं कि सैम पित्रोदा को अमेरिका से बस एक वापस सेकंड एक लाने से वाले। एक सेकंड एक सेकंड। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, मैं अमेठी में उस घर में गया। वहाँ आज भी उन लोगों ने चबूतरा बना रखा है। वहाँ के एक बुजुर्ग थे 90 साल के, उन्होंने किस्सा बताया कि राजीव गांधी खुद गाड़ी चलाते थे। वो आए, सैम पित्रोदा भी साथ में थे। तो जब सिगरेट जी की डिब्बी दिखाई उन्हें कि इतना बड़ा, तो लोग हंसे कि और ये कहे कि राजीव गांधी नशा करके आए हैं शायद। कैसी बातें कर रहे हैं, कोई आदमी इस फोन से टिकट रिजर्व करा सकता है, बुकिंग करा सकता है रेलवे की। तो ये बात आज भी अमेठी के लोगों को सैम पित्रोदा और राजीव गांधी की याद है। मैं उस गाँव में गया, मैंने उस व्यक्ति का इंटरव्यू किया, 4P में पड़ा हुआ है। तो आप कुछ बात कर रहे थे, कंटिन्यू, सॉरी मैंने संजय बीच जी, में रोका। मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरी भी सैम पित्रोदा से जब वो योजना आयोग में थे तमाम मुलाकातें भी हुई है, उनसे डिस्कशन भी होती थी। बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और अब वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। उनकी कोई इच्छाएं थोड़ी बची हुई हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया। लेकिन देश के ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है और राजीव गांधी जैसे व्यक्ति ने, क्योंकि वो बाहर से सारी चीजें देख के आए थे, वो चाहते थे कि हमारा देश भी इन क्षेत्रों में आगे बढ़े। आप देखिए कि मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था अरुण पुरी को, जो आज तक के मालिक हैं। दूसरा, वो नरेश त्रिहान को लेके आए थे कि भाई हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आप यहाँ पे हार्ट का करियर, उनको एस्कॉर्ट्स के साथ टाई अप करा के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में रखा और आज उनका वेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, आज सब परिचित है उस बात से। तीसरे एक और व्यक्ति होते थे संजय जी, ललित सूरी। उन्होंने कहा भाई आप 5 स्टार होटल बनाइए, मैं आपको जगह देता हूं। और कनॉट प्लेस में, अब तो ललित के नाम से ही हो गया, पहले उन्होंने 5 स्टार होटल बनाया था और वो उसको सीरीज को देते थे, कभी हॉलीडे इन होता था, कभी हिल्टन होता था। तो अब बाद में उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने उसका नाम ललित सीरीज रख दिया और ललित के तमाम होटल आप देखते हैं। ये सब राजीव गांधी की देन है। देखिए जो अभी तो नेहरू का एक किस्सा खत्म नहीं हो रहा, दूसरा किस्सा राजीव गांधी का शुरू हो गया। ये आप मुझे बताइए कि 12 साल में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, तब पीछे तबीयत खराब हो गई या बहाना मारा मीटिंग में ना जाने का, कहीं ना जाने का, एम्स में भर्ती हो गए। एम्स तो नेहरू जी ने बनवाया था। अरे आपने जो 12 साल में बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसमें किसी में भर्ती होते, वहां दिखाते कि देखिए हमने अत्याधुनिक बनाया, नेहरू जी वाला तो पुराना है, यहाँ की तो मशीनें पुरानी है, ऐसा कुछ करते। दूसरी बात संजय जी जो इसके अलहदा थी, मैं आपको बताऊं, इसमें एक और व्यक्ति थे जो अजीत सिंह वापस आए थे अमेरिका से। उन्होंने भी बड़ा सपना अपने देश के लिए देखा था और जब वो उद्योग मंत्री बने, उन्होंने तमाम डिस्कशन इस तरह के किए थे कि हम इंडस्ट्री को भारत में किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग दुश्मन होते हैं तरक्की के और उस टाइम के लोगों के टांग खींचने वाले, वो चीजें नहीं हो पाई। तो ये एक मोटा मोटी एक इस तरह का किस्सा है। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो हम जिक्र कर रहे हैं, आज आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अब वो व्यक्ति यही कहता है, जैसे आपने सुना हो कभी कि ईसा मसीह कहते थे कि ये अबोध लोग हैं, इनको जानकारी नहीं है, ईश्वर इनको माफ करना। तो वो, अगर आप सैम पित्रोदा से इस बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे कि इस अबोध बालक को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इनके माफ करे। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सही सकता। बात है, सही बात है, ना कोई कहना भी इनका नहीं विजन चाहिए। है, ना कोई इनका विजन है, ना इनको कुछ पता है। ये तो धूल में लठ मार रहे हैं, जो पीछे से पर्ची पकड़ा दी गई है, अपना जय जयकार बोल रहे हैं। कोई भी, आप इनको बताइए कोई इनकी इन्होंने, संजय जी कोई रणनीति इनकी रही हो पिछले 12 साल में, कोई इन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया हो,
कोई इन्होंने कोई बहुत अच्छा कोई काम किया हो जिसको देश इनको आने वाले समय में याद किए। 12 साल में आप जो है एक सत्ताधारी दल के सांसद हैं और आपने कोई रिकॉर्ड इस तरह का छोड़ा हो कि आने वाली जनता आपको याद करे। हम क्यों याद कर रहे हैं इन लोगों को? हम क्यों याद लोग तो कर रहे हैं इनको भी सैम पित्रोदा? लोग तो इनको भी डिग्री दुबे कहते हैं। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, तो ये आपका भी नाम इतिहास में आ गया, तो आपको किस तरीके से याद किया जाएगा ये तो इनको सोचना चाहिए ना। इतिहास में तो ये भी दर्ज हो गए, तो आपको किसके लिए याद किया जाएगा? आपने बता ही दिया किसके लिए याद किया जाएगा, इनको डिग्री और पारिवारिक आरोप भी हैं इनके ऊपर, उस विषय में भी तो याद किया जाएगा ना इनको। और बिल्कुल ठीक आज बात तो है। ये है कि संजय संजय जी उस जमाने में तो इंटरनेट था नहीं। राजीव गांधी के, पित्रोदा के, बाकी लोगों के बहुत सारे तमाम किस्से होंगे। बहुत सारे लोगों को जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं होगी। लेकिन आज की निशिकांत दुबे जी की जानकारी और दूसरे क्रांतिकारियों की जानकारी तो सब नेट पे है आज, सब उपलब्ध है, असल में उनको सब 1 मिनट में उनको आ जाएगी। तकलीफ ये है, मलिक साहब, तकलीफ ये है कि तमाम नौटंकी कर ली, निशिकांत दुबे को मंत्री नहीं बनाया गया। तो मंत्री ना बनाने की पीड़ा जो है, पिछले दिनों मैंने एक किस्सा बता दिया था। यहाँ पे बड़ी चर्चा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बड़ी चर्चा है, उनके भाई साहब हैं छोटे। तो यहाँ वो ईडी के अफसरों से बड़ी डील, भारी डील की चर्चा थी। गुजरात के कुछ व्यापारी थे और गुजरात के व्यापारियों से ईडी के नाम पर कंप्रोमाइज़ कराना। और मैंने कह रहा मैं फिर कोई सबूत नहीं, बाद में निशिकांत मुझ पे मुकदमा कर दे। लेकिन अमित शाह जी, आप पड़ताल करा लीजिएगा। मुंबई के सारे उद्योगपति जानते हैं कि निशिकांत दुबे के भाई यहाँ पे मुंबई में कर क्या रहे थे। ईडी का कौन-कौन अफ़सर उनसे मिला, किस-किस ईडी के अफ़सर से उन्होंने बयाने लिए, ये सारी कहानी पता चल जाएँगी आपको। दूसरा, ये राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। सुना है अपने विश्व गुरु जी फिर उनका मन भर गया, भारत से विदेश आ रहे हैं। और उधर कॉकरोच पार्टी के लोग 5 तारीख को फिर से नई क्रांति की शुरुआत की चुनौती दे रहे हैं कि एक बार फिर से आर-पार होगा। विश्व गुरु जी विदेश में बस ही क्यों नहीं जाते? इतनी याद जब विदेश की आती है तो। देखिए संजय जी, आप ये देखिए कि हम अगर थोड़ा-सा इस पे डिफरेंट वे से चर्चा करें, चाहे हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारी तेल नीति हो, चाहे हमारी रेल नीति हो, मोदी जी ने छाँट-छाँट के ब्यूरोक्रेट को मंत्री बनाया था, शायद ये सोच के कि ब्यूरोक्रेट अच्छा काम करेंगे। और जितने मुझे नॉलेज है ब्यूरोक्रेट के बारे में, वो ना आसानी से काम होने देते और ना करते वो। वो फाइल को दबाने का काम ज़रूर कर सकते हैं। तो एक नहीं, मैं 3 नौकरशाहों का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, चाहे तेल मंत्री को लीजिए, चाहे रेल मंत्री को लीजिए, चाहे विदेश मंत्री को लीजिए। क्या आपको लगता है कोई अभूतपूर्व काम इन दोनों ने किया हो? और तेल मंत्री हमारे लड़ गए हों ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, नहीं हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। ईरान आपके पीछे पड़ा हुआ है। अभी आपके यहाँ ब्रिक है, ब्रिक की बैठक है आने वाली 18 तारीख को भारत में। अब चाइना, ईरान और उसमें रशिया के पुतिन भी आएंगे, तो वो पूछेंगे आपसे कि भाई हम अपनी एक ऐसी मुद्रा बनाएं जो हम आपस में उसमें व्यापार करें। तो क्या हमारे महामानव और क्या हमारे क्रांतिकारी मंत्री, इनकी हिम्मत है कि अमेरिका के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित कर दें कि हाँ भाई हम अपनी मुद्रा बनाएंगे? तो ये किस लिए फिर मंत्री बनाए आपने? किस लिए आप विदेश नीति कर रहे हैं? क्या हुआ आपकी विदेश नीति का? इससे बढ़िया विदेश नीति तो शायद सुषमा स्वराज बना लेती। इससे बढ़िया विदेश नीति तो आप कोई दूसरा मंत्री नेता बना लेते, वो शायद कर लेता। तो आपने जो छांट के ब्यूरोक्रेट बनाए हैं, ये कौन सी नीति हमारी बढ़िया बना के लाए हैं? इन्होंने क्या किया है? एक आपके दूसरे नौकरशाह थे, 10 साल पावर मिनिस्ट्री में वो रहे। बताइए क्या अभूतपूर्व योगदान उन्होंने पावर मिनिस्ट्री में दिया है? चुनाव हार के बैठ गए और अब भाजपा को ही रोज गालियां दे रहे हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते गरियाने का भाजपा को। ये जो मंत्री अभी बने हुए हैं नौकरशाह, जब ये मंत्री नहीं रहेंगे, ये भी गरियाएंगे क्या? ये भी पूछ लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी योजनाएं कोई समझ में नहीं आ रही हैं। आप देश में अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, चुपचाप परिसीमन ले आएंगे। मानसून सेशन 13 तारीख को खत्म हो गया है, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया राष्ट्रपति के यहाँ से। क्या चुपचाप अंधेरे में पास करवाना चाह रहे हैं क्या? परिसीमन को चुपचाप कर लें, ऐसा भी कुछ कर रहे हैं क्या? तो बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर चल रही है। लेकिन संजय ठीक जी, बात जो है। बड़ी जानकारी आ रही है,
जो बड़ी जानकारी आ रही है, बीच में कोई सवाल आपका हो तो वो पूछ लीजिए, वो जानकारी फिर मैं बचा कर रख लेता हूँ। जी। मैं ये कह रहा था कि काँवड़ यात्रियों के बड़े प्यारे-प्यारे वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें देख के लग सकता है कि विशुद्ध गुंडे भी इतना भारी उत्पात नहीं मचा सकते, कहीं पुलिस वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। अब पता नहीं कुछ महान पुलिस वाले उन पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उनके पैर धो-धो के पी रहे हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीवी वराले ने कहा है कि नासिक के कुंभ का बजट का अगर 0.1% भी मराठी स्कूलों पर खर्च किया गया होता, तो 100 स्कूलों को बंद होने से रोका जा सकता था। पिछले दिनों खबर आई थी कि फंड की कमी के कारण महाराष्ट्र में मराठी माध्यम के 100 स्कूलों पर ताले लग गए हैं और जस्टिस ने कहा कि स्कूलों की हालत बदतर है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल किसको चाहिए? अब कावड़ यात्रा सबको चाहिए, सबको कुंभ चाहिए। कुंभ में गांजा पीते हुए फोटो चाहिए, चिलम पीते हुए नागा बाबा चाहिए। स्कूल किसको चाहिए? पढ़ाई किसको चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी कह रहे हैं ये बात, इसकी बात को, उनकी बात को कितना ध्यान से सुना जाना चाहिए मलिक साहब? संजय जी देखिए, जब से हमने पत्रकारिता करना शुरू किया है, 3.5-4 दशक हो गए हैं, हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों पे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे इस तरह की टिप्पणी होते ना देखी है और ना चीफ जस्टिस को इस तरह की टिप्पणी करते हुए देखा है जो आज हो रही है। मैंने किसी चीफ जस्टिस का बहिष्कार भी नहीं सुना और मैंने किसी चीफ जस्टिस से ये भी नहीं सुना कि वो बेरोजगारों को, युवाओं को आ, उनकी मतलब इज्जत खराब करे, उनको चिढ़ाए और कॉकरोच जैसा वर्ड यूज करे, उनके लिए तिलचट्टा बताए उनको। तो आप उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात कर रहे हैं। आप सो मोटो ले सकते हैं कि पर्चा लीक क्यों हो रहा है, परीक्षाएं ठीक से क्यों नहीं हो रही हैं। जब अखबार में 2 खबरें पढ़ते हैं, एक खबर में ये आता है कि फलाना डिपार्टमेंट में 5 साल से भर्तियां नहीं हुई है, स्कूलों में इतने लाख टीचरों की कमी है, इतने हजार टीचरों की कमी है। इधर तो टीचरों की कमी है, पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है और उधर बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो। ये बीच में चल क्या रहा है? इस पे क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पूछता कि भाई क्या मामला है? तो जितनी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, उनकी जितनी गरिमा गिरी है पिछले दिनों में, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो आप कावड़ की बात कर रहे हैं, पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन वो सरकार की कठपुतली होता है और कठपुतली को नचाने के लिए भेज दिया कावड़ियों के बीच में। इधर पुलिस नाच रही है, फूलों की वर्षा कर रही है और वो जो कावड़िया है वो तो नाच रहे हैं, वो तो मजे ले रहे हैं। जब आप उनके ऊपर फूल बरसाओगे, जब उनके पैर दबाओगे, उनको चम्मच से खीर खिलाओगे और नशे की पुड़िया दोगे, तो वो तो करेंगे ही ये काम फिर। दूसरी बात ये है कि आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र का मुझे उदाहरण दे रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में एक टिप्पणी आई है कि अगर इसका 3% या 2% भी अगर स्कूलों पे खर्च कर दिया जाए तो स्कूल, इतने स्कूल जो है बंद होने से बच जाएंगे। क्या यूपी में नहीं बचेंगे क्या? यूपी में हरिद्वार से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके जयपुर और आगरा तक जो ये सारी रोड सुनसान रहती हैं, बंद रहती हैं और कावड़िया इस पर नंगा नाच करते हैं। तो ये कावड़ बंद करके आप ये जितना बजट कावड़ पे खर्च करती है सरकार, अगर ये स्कूलों पे कर दे तो यहाँ स्कूल नहीं बचेंगे क्या? लेकिन आपको ये देखना होगा कि सरकार क्या चाहती है, सत्ताधारी दल क्या चाहता है। वो क्या चाहता है कि लाइन मंदिरों में लगाइए। आज तो हमने एक वीडियो ये देखा है कि जो मंदिर के व्यक्ति हैं वो बाहर खड़े होकर कह रहे हैं भैया खाली हाथ मंदिर में कोई नहीं जाएगा, 1 किलो सरसों का शुद्ध तेल चाहिए मार्का वाला, ये नहीं फालतू मार्केट से ले आए, और हमें शुद्ध देसी घी चाहिए 1 किलो। उसने सामान की लिस्ट बता दी, जो ये व्यक्ति लेके आएगा मंदिर में आइए और नहीं तो यहाँ हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, जाइए वापस निकल लीजिए। बताइए, अब मंदिर में आप जाएंगे तो ये 10-5 हजार का सामान लेके आपकी एंट्री होगी और अगर आपके पास कुछ पैसे नहीं है तो आपकी मंदिर में एंट्री नहीं है। ये देश किधर जा रहा है? क्या हो रहा है? ये हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। संजय जी आज विचार कर रहे हैं बच्चे इस बात पे कि हम बीटेक करके, हम इंजीनियरिंग करके सड़क पे धरना दे रहे हैं और छठी फेल चौथी फेल बाबा जो है वो मर्सिडीज में और चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं। तो क्यों ना हम ये करें?
तब तो संजय जी सतुआ कई बाबू सारे को यूपी में सतुआ बाबू बाबा को ऐसा फ्रॉड बाबा है वो, जैकेट उसको ब्लड प्रूफ जैकेट भी जैकेट लोग, देंगे। हाँ, ब्लड प्रूफ हाँ, जैकेट तो देंगे। उनको उनको खतरा है ना, उनको उनको खतरा है। वो देश के स्वतंत्रता सेनानी है, देश के लिए वो काम कर रहे हैं, कहीं भी उनको कोई गोली मार सकता है, वो साइंटिस्ट है ना? देश के साइंटिस्ट कुएं में जाए, देश के वैज्ञानिक कुएं में जाए, देश का कोई जो अच्छा कार्य करने वाला है, जो सीमा पे जवान लड़ रहा वो मर जाए, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। बाबा सुरक्षित रहने चाहिए, सतुआ बाबाओं को बाबा पूरा सुरक्षित। सपोर्ट है। तो हमें बाबाओं को सपोर्ट करना है, बाबा की संस्कृति को सपोर्ट करना है, क्योंकि भ्रमित करेंगे तभी तो वोट मिलेंगे। तो वोट किस प्रकार से मिले, जय जयकार किस तरह से हो, हमें तो वो अंधभक्त पैदा करने हैं, हमें कोई पढ़े लिखे विद्वान थोड़े ना पैदा करने हैं। ठीक बात जी। है। खबर आई है कि दिल्ली में 2014 से अब तक मंत्रियों के और बाकी वीवीआईपी के बंगलों पे 547 करोड़ रुपए मेंटेनेंस पे, एक बंगला बने न्यारा। अफसरों और मंत्रियों के बंगलों पर साहब के कार्यकाल में 547 करोड़ खर्च कर दिए गए। स्कूलों की हालत देश में दयनीय है। लोग बारिश में, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नदियों में तैर के जा रहे हैं, सिर पे छत पे, सिर पे किताबें रख के जा रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के ढूंढ रहे हैं कि स्कूल गायब कहाँ हो गए। उत्तर प्रदेश में कागजों पे थे, गायब कहाँ हो गए। देश भर में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। यहाँ मंत्रियों के, अफसरों के बंगलों पे 547 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अब ये जैन जी और जैन अल्फा इनका दिमाग ठीक ना करें तो क्या करें। ये टैक्स का पैसे को ऐसे अय्याशी में उड़ा रहे हैं ये। तो ये जैन जी और जैन अल्फा ही ठीक कर सकते हैं, बाकी तो सब कुएं में भांग गिरी हुई है। कोई बोलता ही नहीं है एक दूसरे के लिए, तो हमारा बंगला ठीक कर दो, हम तुम्हारा बंगला ठीक कर दें। संजय जी देखिए, अगर आप बंगले की बात करें, ये लुटियंस जोन में जो बंगले बने हुए हैं, ये 1925 के दौरान के हैं, लगभग 100 साल हो गए। उन बंगलों में मरम्मत का काम होता है, जनरली तब होता है कि एक मंत्री खाली करके जाता है, दूसरा आता है, तो बंगले में मरम्मत होती है। और यहाँ पे करप्शन और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ये सीपीडब्ल्यूडी इन बंगलों की देखरेख करती है। शुरुआत में अगर मैं 2010 से या 2012-13 की बात करूं, तो 10 से 15 करोड़ रुपया हर साल का बजट उसका था। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 14-15 तक पहुंच गया, 25 करोड़ का। उसके बाद में अगर आप 17-18-19 में बात करेंगे तो लगभग ये पहुंच गया 50। और अभी आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो ये लगभग 100 करोड़ पहुंच गया। तो आप ये देखिए कि 100 करोड़ के आप बंगले खाली मरम्मत करवा रहे हैं, 100 करोड़ में आप बंगले नहीं बना दीजिए फिर। भाई आप ये बताइए कि मोदी जी ने तमाम बिल्डिंगें तुड़वा दी है, शास्त्री भवन तुड़वा दिया, कृषि भवन तुड़वा दिया, उद्योग भवन तुड़वा दिया, निर्माण भवन तुड़वा दिया, पुरानी पार्लियामेंट को आपने छोड़ दिया, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक को छोड़ने आप जा रहे हैं, तमाम बिल्डिंगें नहीं बनवा दी हैं, तो बंगले क्यों नहीं बनवा रहे आप? क्योंकि आपको पता है कि ये बंगले बिना कुछ बनाए, बिना कुछ किए दूध अच्छा दे रहे हैं, तो ये दूर है उन बंगलों को। उन बंगलों में करना कुछ नहीं, पुताई मारिए, 1 करोड़ का बिल पास करा लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई ऑडिट है ना कुछ है। तो ये देखिए, भ्रष्टाचार जो व्याप्त हुआ है पिछले 2-4 साल में संजय जी, आप सोच नहीं सकते। कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग नहीं बचा। हजारों करोड़ की चोरी हो रही है एक एक मंत्रालय में, कोई पूछने वाला नहीं। और राग दरबारी ऐसी चल रही है अखबारों की, टीवी चैनलों की, राग दरबारी चल रही है। और उस दरबारी में ऐसा हो रहा है कि अगर कोई दरबारी लिख दे कहीं, तो दरबार में कैसे हाजिरी लगेगी आपको पता ही है। इसलिए सब मस्त हैं, माल सबको सीधा पहुंच रहा है और सब चुपचाप बैठे हैं। लेकिन ये कब तक बैठेंगे? अभी नई खबर जो संजय जी है आज की, वो है अंत में कि अमित शाह जी थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जी के तमाम लोगों को हटाया जा रहा है। संजय मयूख जी उनके प्यारे जो थे, दिल के करीब थे, वो हट गए हैं। अमित मालवीय जी हट गए हैं। अरुण सिंह जी हट गए हैं। उनके दुश्मनों को ले आया गया है, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, वो बड़े दुखी हैं आजकल। आपको याद होगा, मैंने एक कई महीनों पहले और 24 के दौरान भी जिक्र किया था, सत्ता का त्रिशूल, सत्ता के त्रिशूल का जिक्र किया था। सत्ता का त्रिशूल था कि एक तो भारतीय जनता पार्टी एक सूल हो गया,
दूसरा सूल हो गया केंद्र की मोदी सरकार, और तीसरा सूल हो गया ये जो आपके मुख्यमंत्री हैं राज्यों के। तो ये सत्ता का त्रिशूल गुजरात लोबी के हाथ में था। अब संघ थोड़ा मजबूत हो गया है, क्योंकि बैकफुट पे आज मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, और राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा अमित शाह को। तो अमित शाह बहुत दबाव में है। तो सत्ता का जो त्रिशूल था वो आरएसएस ने छीन लिया है, और मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। और मोदी जी ने कहा कि आप जो है संगठन और मुख्यमंत्री वाला विभाग ले लीजिए, और एक सूल जो सरकार का है वो मेरे पास छोड़ दीजिए, और आपको अमित शाह जी का जो करना है करिए। तो अमित शाह जी तकलीफ में आ गए। अमित शाह जी को तकलीफ इस बात की है कि जब मोदी जी के ऊपर कोई दिक्कत आती है, किसी सरकार के ऊपर दिक्कत आती है, मंत्री के ऊपर दिक्कत आती है, तो लोकसभा में वो ही मुकाबले में आते हैं, वही लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब तलवार वह अमित शाह जी की तरफ हो गई, तो ना मोदी जी भी भाग खड़े हुए और तमाम मंत्री भाग खड़े हुए, और ये रिजिजू और आपके निशिकांत दुबे जी को भेज दिया गया मोर्चे पे, जाइए आप जो है अमित शाह जी की लड़ाई लड़ो। अब ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? तो अमित शाह जी बहुत दुखी हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। इसीलिए दिल्ली में बड़ी शांति है, बड़ा सुनसान है। तो ये क्या तूफान आने से पहले की शांति है दिल्ली में? दिल्ली में इस तरह की चर्चाएं संजय जी चल रही है। तो देखिए आने वाले समय में क्या कुछ अच्छी खबर मिलती है आपको। जी। ठीक बात है, ऐसी चर्चाएँ बहुत तेज़ी से हो रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, समय दिया, बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी, और राजनीति की पूरी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। ये बात सही है कि कम पढ़े-लिखे लोग ऐसी ही बातें करते हैं जैसे इस सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। ज्ञान की कोई बात ही नहीं। आप बात करेंगे बच्चों को कावड़ यात्रा कर लो, कुंभ में जाओ, गंजेड़ी, भंगेड़ी, लोगों के संग फ़ोटो खिंचाओ, उनसे बड़ा महिमा मंडी, तो कोई पढ़ाई-लिखाई योग्यता की बात ही नहीं करते सरकार में। क्योंकि आपके बच्चे जागरूक हो जाएँगे, आप जागरूक हो जाएँगे, तो इनसे सवाल पूछेंगे और ये सरकार को परेशानी पैदा करेगा। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया इस प्यार के लिए।